ट्रंप सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं हारेंगे, ट्रंप अपनी कुर्सी भी गंवा सकते हैं। ट्रंप ने अपने मन की बात सीधे सीधे बोल दी कि वो तो ईरान का तेल लेना चाहते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। उनका जो व्यापारी मन है उछल के बाहर आ गया। ट्रंप के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ईरान में नहीं, उनके अपने देश में पैदा हो रहा है। एक नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है जब से वो सत्ता में आए। उनके बड़बोलेपन पर, एप्स्टीन मामले को लेकर, अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। राउंड टेबल स्टूडियो में युद्ध पर फिर से बातचीत के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं कि ट्रंप सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं हारेंगे, ट्रंप अपनी कुर्सी भी गंवा सकते हैं। नवंबर में वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस हैं। वहाँ की ऐसा सिस्टम है कि हर दूसरे साल, ये जब 4 साल का इनका कार्यकाल होता है, दूसरे साल के आखिर में ये मिड टर्म इलेक्शंस आ जाते हैं। उस इलेक्शन में अभी तो स्थिति ये है कि सेनेट में 220 के करीब जो है लोग रिपब्लिकन के साथ हैं, और इम्पीचमेंट अगर किसी भी राष्ट्रपति का वहाँ अगर इम्पीचमेंट करना होता है तो उसके लिए 218 वोट चाहिए। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन चुनाव हुआ। चूंकि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल दुगने दाम पे पहुंच गए हैं, ग्रॉसरी का बिल कम हो गया है, इनकम बढ़ी नहीं है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, युद्ध में सैनिकों की लाशें लौटी हैं और बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ है। टॉमहाक मिसाइलों का स्टॉक पेंटागन कह रहा ख़त्म हो गया है, उस सब के लिए बजट चाहिए। इजराइल भी सपोर्ट मांग रहा है, उसके लिए भी बजट चाहिए। इस सब पर विवाद वहाँ चल ही रहा है। ऐसे में ये वातावरण अगर बना और सिर्फ 5 सीटें डेमोक्रेट के पक्ष में चली गईं, चूंकि उनको सेनेट में 2/3 सिर्फ 67 वोट्स चाहिए, और हाउस में उनका जो रिपब्लिकन्स का बहुमत है 220 का, उसमें से अगर कुछ कम हो गए और 218 वोट जुटाने में डेमोक्रेटिक ग्रुप सफल रहा तो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इतने से ट्रंप के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी। ये बात उनके सहयोगी समझ रहे हैं। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने नेतन्याहू को बीच में फोन करके फटकारा था। मतलब सारी बातें तो सामने नहीं आई, लेकिन उसका लबो लबाब समझ में आ सकता है कि भाई कहाँ तुमने ये फंसा दिया है, ये क्या तुमने कर लिया, अपने अस्तित्व के लिए तुमने हमारे राजनीतिक अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। ये जो सिचुएशन है ये बहुत गंभीर है, और ये नवंबर के इलेक्शंस हैं, और डेमोक्रेट्स अगर 5 सीटें हाउस में ले आए तो ये वहां पहुंच जाएंगे जहां ट्रंप के लिए खतरा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस ट्रंप को वहां पहुंचाते हैं जहां उनके किसी राष्ट्रपति के लिए आसानी से इस तरह का अतीत नहीं है। एक निक्सन का मामला छोड़ दें तो ट्रंप लेकिन दूसरी पारी में इस खतरे के करीब भी पहुंच चुके हैं। अभी तुरंत एक खतरा और है, हालांकि उसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है। एक वार पावर्स एक्ट है, उसमें प्रेसिडेंट को 60 दिन की पावर होती है, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन पहले हो गया था। वो 90 दिन तक बढ़ा, मतलब 30 दिन और उसको बढ़ा सकते हैं, तो 90 दिन तक इसको ले जा सकते हैं कि उन्हें कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है युद्ध करने के लिए। अभी बीच में शुरुआत में उन्होंने मंजूरी ले ली थी चूंकि अभी उनका बहुमत है, लेकिन अब चूंकि रिपब्लिकन्स में भी इस बात को लेके थोड़ी बहुत खींच हो रही है, और कुछ लोगों ने तो पिछली बार भी इनका विरोध ही किया था, तो ये जो परमिशन लेनी होगी उसके बिना पैसा नहीं मिलेगा लड़ने के लिए, तो वो एक और चुनौती इनके सामने 90 ही दिन में आ जाएगी। 90 दिन में 31 दिन बीत चुके हैं, तो यानी अब 60 दिन बचे हैं ट्रंप के पास कि इस दौरान वो ये परमिशन वाला सवाल उनके सामने वार पावर्स एक्ट में भी आने वाला है। ट्रंप की दूसरी मुश्किल ये है कि जो उनके नाटो के सहयोगी देश थे, उनमें कोई भी उनके साथ आने को तैयार नहीं है। हालत तो ये हो रही है कि उनके बड़बोलेपन की वजह से उनका ठीक पड़ोसी कनाडा, वहां जो अब इस समय उभरता हुआ एक सितारा है, जो पॉलिटिकल चैलेंज आप कह सकते हैं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को है, वो लोग तो कह रहे हैं कि अब फिलिस्तीन वगैरह पर भी हमें स्टैंड लेने का, गजा वगैरह पर भी स्टैंड लेने का समय आ गया है। चूंकि इन्होंने तो जीतने के बाद ये ऐलान कर दिया था कि वो 51वां राज्य बना लेंगे कनाडा को, तब से कनाडा में उसकी बड़ी प्रतिक्रिया है। अब ब्रिटेन को आ जाइए। ब्रिटेन इस पूरे युद्ध में इन्होंने बहुत बार स्टारमर को पटाने की कोशिश की और तरह तरह की बातें की, ताने मारे, तैयार नहीं हुए वो लोग। जर्मनी में तो बिल्कुल गजब हाल है, जर्मनी में काफी बड़ा इसका प्रतिरोध हो रहा है। वहां तो कहा जा रहा है नाटो से अलग हट जाइए। वजह है उनको जो गैस खरीदनी है, 4 साल पहले यूक्रेन युद्ध के मामले में रूस से उनके यहाँ जो गैस सस्ती आती थी, इन्होंने उसको भंग करा दिया और इनके कतर से
समझौते करा दिए। इसी हॉर्मुज की खाड़ी से वो जाती थी उनके यहाँ गैस। अब वो कतर की वो फील्ड पे भी हमला हो गया है और गैस वहां से कुछ जा नहीं रही है। यूरोप को 70% ज्यादा पेमेंट करके अब उनके लिए तो बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल सर्वाइवल के लिए और अदरवाइज भी। तो पूरा यूरोप इस समय 70% ज्यादा देने को अभिशप्त है और उसमें ज्यादातर फायदा अमेरिकी कंपनियां उठा रही हैं, किसी और के पास है ही नहीं है। एक तो यूरोप इसलिए बिलबिलाया हुआ, इसलिए वहां ज्यादातर देशों में, और इस समय स्पेन नायक बना हुआ है जहां के नेताओं ने खुलेआम ट्रंप को नकार दिया था। किसी किस्म के सैनिक कार्रवाई में भाग लेने तो छोड़िए, इस युद्ध की और इस युद्ध में को छेड़ने में उनकी आलोचना की। और अब जर्मनी से और सब जगह से बयान आ रहे हैं कि नाटो की जरूरत नहीं है। जो पहले ट्रंप कह रहे थे अब वो यूरोप कह रहा है। तो ये सब राजनीतिक रूप से ट्रंप के पराभव के संकेत दुनिया में हमारे सामने आ रहे हैं। ट्रंप के लिए जो चुनौती इस युद्ध के बाद आ रही है उस पर भी लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या इस युद्ध का कोई नतीजा अमेरिका और इजराइल अपने पक्ष में ले पाएंगे, बल्कि सैनिक विशेषज्ञ अब इस बारे में सारी दुनिया के दृढ़मत होते जा रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल को हारने के लिए हुआ है। उनको हारना ही है, वो जीत नहीं सकते और वो लगातार हारते जा रहे हैं। ईरान ने जब जब जो कहा वो उसने करके दिखाया है। उसने अपने आस पड़ोस में अमेरिका के सारे सैनिक ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं। उसने अमेरिका के बहुत प्रतिष्ठित युद्ध के जो उपकरण हैं, ऐसे जहाज जिनको अजेय माना जाता था, उनको भी उसने पाला छू लिया है और नष्ट भी किया है। और उसने इनके उन ठिकानों पर जो इजराइल में संरक्षित माने जाते थे, आज तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं हाइफा की रिफाइनरी पर दोबारा हमला हुआ है और गंभीर हमला हुआ है। इसके पहले ईरान के इसी तरह के केमिकल ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। 2 घंटे बाद उसने जवाब दिया। हमेशा उसने जब कहा है उन चीजों का जवाब दिया है। हासिल के लिहाज से देखें तो ईरान दुगने दाम पर अपना तेल बेच रहा है। ईरान होर्मुज खाड़ी में उसने प्रतिबंध लगा दिया है, युद्ध से पहले वो खुली हुई थी, और वहां से आने वाले जहाजों से वो लेवी वसूल रहा है। उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, कोई अलग अलग फिगर्स हैं। कुछ देशों को और कुछ जहाजों को उसने अनुमति भी दी है, कहता है वो अपने दोस्तों को अनुमति दे रहा है। चीन के लिए जो संभव हो पा रहा है वहां से उसके जहाज जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी मिले हैं, भारत को भी कुछ मिले हैं। लेकिन एशिया में त्राही त्राही है, यूरोप में त्राही त्राही है, और अमेरिका के जितने, और मजेदार बात यह है जो 4 दशक से और उससे भी ज्यादा से ईरान पे जो सैंक्शन लगा हुआ था, युद्ध के दौरान वो सैंक्शन हटे हुए हैं। क्योंकि इस समय दुनिया के बाजार को हाइड्रोकार्बन की जरूरत है। इस युद्ध की वजह से वो खटाई में पड़ गई है और सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के ही ज्यादा दोस्त पूरा यूरोप चीख रहा है, एशिया के बड़े देश कोरिया, जापान, ताइवान ये चीख रहे हैं। नतीजतन अमेरिका को इनके लिए अपने सैंक्शंस जो उसने पहले लगा रखे थे युद्ध करने के बाद हटाने पड़े। तो इस युद्ध से फिलहाल अगर आप देखें, ईरान अपने तेल को अपनी मर्जी से सारी दुनिया में दुगने दाम पर बेच रहा है। होर्मुज की खाड़ी में उसने अपना टोल टैक्स लगा दिया है जो इसके पहले नहीं था। उसने कहा था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और उसने अपनी सारी संस्थाओं की जांच के लिए, जहां वो ये परीक्षण वगैरह करता था, रिसर्च करता था, उसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अनुमति भी दी थी। वो समझौते पे पहुंच गया था, अब उसने उस समझौते को तोड़ दिया है, यानी अब वो बम भी बना सकता है। तो वो अपना तेल दुगने दाम पे बेच रहा है, बम भी बनाएगा, होर्मुज की खाड़ी पे वसूली भी कर रहा है, और उसका भूगोल जहां था वहीं है। कहानियां आ रही हैं कि इस पे हमला होगा, खर्ग द्वीप पे हमला होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, लेकिन असलियत में हम ये पा रहे हैं कि अमेरिका के 2 सबसे बड़े जहाज, एक तो वापस अमेरिका लौट गया है और दूसरा बताया जा रहा है कि वो यूरोप में ऐसा छुपा हुआ है दूर जाके कि जिससे ईरानी मिसाइलें उस तक न, हाइपरसोनिक मिसाइलें न पहुंच जाए। क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि जो जहाज उनका वापस हुआ है, उस जहाज में जो आग लगने की बात थी वो दरअसल एक मिसाइल हमला था जो सफलतापूर्वक ईरान ने किया था। और ये सारे जहाज शुरू में तो खाड़ी में आ गए थे, लेकिन बाद में ये 1100 किलोमीटर पीछे भागे थे। और आप सारे देशों को देख लें, जो जिन देशों में अमेरिकी अड्डे रहे हैं, इस 1 महीने में ईरान ने सब पर हमले किए हैं, सफलतापूर्वक किए हैं। और इन इलाकों की अमेरिकी समर्थक सारी सरकारें इस समय इतनी कठिनाई में हैं कि कोई इजिप्ट से कह रहा है कि तुम मीडिएशन करो, कोई पाकिस्तान से कह रहा है कि तुम मीडिएशन करो, कोई तुर्की से बात कर रहा है, और
ये सारे देश इस समय मीडिएशन की टेबल इस्लामाबाद में सजा रहे हैं। तो इस युद्ध से हासिल क्या हो रहा है महाबली को, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल जिस तरह के हथियारों से, जिस तरह की आर्थिक सामर्थ्य से और जिस तरह से टेक्नोलॉजी से लैस हैं, ईरान का उससे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन रणनीतिक रूप से ईरान ने कम साधनों, कठिनाई, सैंक्शन और अपने देश में आर्थिक कठिनाइयों से उपजे असंतोष के बावजूद जिस तरह से इस लड़ाई में आमना सामना किया है इतनी बड़ी ताकतों का, अब तो मेरा ख्याल है हमारे देश के भी बड़े बड़े सभी सैनिक विशेषज्ञ जो पक्षपातपूर्ण नहीं हैं और जो स्पष्ट बातें कहते हैं, वो सब सैल्यूट कर रहे हैं ईरान। तो 31 दिन बाद हमारे सामने ये नतीजा है कि सारी दुनिया में ट्रंप और नेतन्याहू नितांत अलोकप्रिय हैं और ईरान लोकप्रिय होता जा रहा है और दुनिया की बहुसंख्या उसकी सफलता की कामना करती हुई मिल रही हैं। और अब ये कहने वाले लोग अधिकांश हैं कि इस युद्ध में अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ हारना है और परिस्थितियां भी इसकी गवाही दे रही। पिछला पूरा पखवाड़ा इस बात की शंकाओं में डूबता उतराता रहा कि क्या ट्रंप खर्ग द्वीप पर हमला करने वाले हैं। खर्ग द्वीप जो है ये ईरान की मुख्य भूमि से करीब 25 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस द्वीप में ईरान ने तेल के सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और करीब 80% उसका जो कच्चा तेल है, गैस है और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वहाँ से निर्यात के लिए जहाज़ों में लदते हैं। ये उसके लिए निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये खबरें आने लगीं जगह जगह से कि उनकी एयरबॉर्न डिवीज़न चल पड़ी है, उसमें 3000 सैनिक आ रहे हैं, मरीन्स, तो सबसे पहले खबरें मरीन्स की आई थी कि वो जापान से चल पड़े हैं और जो उनके मझोले जहाज़ हैं, चूँकि दोनों बड़े जहाज़ तो मैंने आपको बताया वापस हो चुके हैं, तो जो मझोले जहाज़ हैं युद्ध के वो तमाम चल पड़े हैं, अरब की खाड़ी तक पहुँच गए हैं। सब खबरें रोज आती रही, रोज ये शंका होती रही कि आज नहीं तो कल उस द्वीप पर हमला होने वाला है। क्योंकि वहाँ पहले से अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक इधर उधर के जो अड्डे हैं उसमें चारों तरफ ईरान के बसे देशों में उनमें है, लेकिन इन सब पर ईरान हमला कर चुका है और ये सब विभिन्न होटलों में और इधर उधर छुपे हैं। इस समय वो सामान्य तरह से नहीं रह पा रहे हैं, उनकी एक अलग कठिनाई है, खैर वो तो अपनी जगह। तो ये चर्चा विभिन्न स्तरों पर होती रही कि इस द्वीप पर वो हमला करने वाले हैं। करीब 22 किलोमीटर का इसका पूरा क्षेत्रफल है इस द्वीप। लेकिन ईरान ने इस द्वीप को बचाने के लिए, जैसे उसने पूरे देश के लिए सैनिक तैयारी की हुई है, इसके लिए भी भारी तैयारी की हुई है। और एक्चुअली तो उसने पूरे होर्मुज की खाड़ी में ही बहुत भयानक तैयारी कर रखी है। उसकी भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो वहां आने वाले जहाज़ों को, और अगर कोई एयरबॉर्न डिवीजन से कुछ लोगों को जहाज़ के जरिए उतारते हैं अमेरिकी सैनिक या इजरायली सैनिक, ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बचे रह सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कितने दिन बचे रह सकते हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उसके बाद जो ईरान को करना है, ईरान उसके लिए तैयार है। और ईरान हो सकता है कि कैजुअलिटी का रेशियो बड़ा हो, ईरान के 10 लोग मारे जा रहे हो, इजराइल अमेरिका का 1 आदमी मारा जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ईरान के लोग मारे जाएं और इजराइल अमेरिका सुरक्षित वहां से निकल आए। ऑलरेडी युद्ध में काफ़ी बड़ी शुरुआत और संख्या इजराइल के लिहाज से तो बड़ी संख्या हो चुकी है, जिसको लोग अब सैकड़े भर में कह रहे हैं और घायलों की संख्या तो 1000 में कह रहे हैं। और अमेरिका के भी 12-13 सैनिकों की मृत्यु होने की बात हो चुकी है और 30 से ऊपर लोग घायल हैं। जो साधनों का उनका नुकसान हुआ है, एवाक्स विमान भी उनका एक नष्ट हो गया है अभी 3 दिन पहले सऊदी अरब के एयरबेस पे हुए हमले में, और अन्य उनके करीब 12-13 जहाज इस तरह से अब तक वो गंवा चुके हैं। और यहाँ तक कि F-35 भी उनको पड़ोस में उतारना पड़ा, जिसके बारे में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। लेकिन ईरान की ओर से दावे हैं कि उन्होंने वो प्रणाली ढूंढ ली है जो इन जहाज़ों को भी निशाना बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिला जुला के युद्ध में शुरुआत में जो अमेरिका और इजराइल के पक्ष में जिन बातों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए जाते थे मिलिट्री एनालिस्ट्स के जरिए ही, उन्हीं लोगों की ओर से अब ये बताया जा रहा है कि ये कारक है जिसकी वजह से वो सफलताएं नहीं पाएंगे और ये कठिनाई होगी। तो खर्ग द्वीप जो है, अगर उसमें कोई एडवेंचर अमेरिका या इजराइल करने जाते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं है कि सब चीज़ उनके अनुकूल होगी। इसकी चर्चा आखिर में और बड़ी इसलिए हो गई कि फाइनेंशियल टाइम्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने मन की बात सीधे सीधे बोल दी। और जैसा कि आप जानते हैं वो बड़बोले हैं और इस बात को फिर सारी दुनिया ने नोट किया। उन्होंने कहा कि वो तो ईरान का तेल लेना चाहते हैं, वो ईरान के तेल पे कब्जा करना चाहते हैं। तो उनका जो व्यापारी मन है वो उछल के बाहर आ गया
और सारी दुनिया ने उनकी नीयत के बारे में सुन लिया कि जो तर्क दे के वो लोग युद्ध करने आए थे, असल वो नहीं है, असल है वहाँ के संसाधन की लूट। ईरान के पास भी दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार है और उस पर अमेरिकन प्रशासन की नज़र है, इसलिए भी कि वेनेजुएला के बाद ईरान वो क्षेत्र है जहाँ से चीन के लिए हाइड्रोकार्बन की सबसे बड़ी सप्लाई होती है। सच्चाई है कि वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा बड़ी सप्लाई ईरान से ही होती है। तो क्या रूस और चीन इस सब को नहीं देख रहे होंगे? और क्या वो इस सब के लिए ईरान को जो जो जरूरी मदद है वो ऐसी स्थिति में नहीं कर रहे होंगे? इन सब चीज़ों को मिला के इस स्थिति को देखना होगा। और 1 महीने बाद अब ये है कि लगता है कि ये गलती ट्रंप कर सकते हैं, जैसे वो इस युद्ध में उतरने की गलती कर चुके हैं। लेकिन इस गलती की कीमत जो वो चुकाएंगे वो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। और सबकी ये राय है इस मामले में, जो भी विशेषज्ञ है, कि वो वहाँ टिक नहीं पाएंगे। उतर सकते हैं, टिक नहीं सकते। ट्रंप के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ईरान में नहीं है, खाड़ी में नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनके अपने देश में पैदा हो रहा है। उनके विरुद्ध हर तीसरे चौथे महीने एक नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है जब से वो सत्ता में आए हैं। उनके बड़बोलेपन पर, उनके खुलेआम लालच का प्रदर्शन करने के मामले में, एप्स्टीन मामले में उनके कैरेक्टर को लेकर, इसके पहले भी उनका जो जिस तरह से कैरेक्टर है, जैसे वो लगभग लूट लेना चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज, और जिस तरह से वो अपने तमाम दुनिया के देशों के लोगों से और अपने देश के भी लोगों से जिस तरह से वो पेश आते हैं, उसको लेकर उनके समाज में ही काफ़ी उनकी आलोचना है। और ये आलोचना हर दूसरे तीसरे महीने नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम का एक आंदोलन वहाँ चल रहा है, उसमें आती रहती है। इस बार जो प्रदर्शन हुए वो उन पिछले वाले प्रदर्शनों से ज़्यादा जुझारू थे, ज़्यादा बड़ी संख्या आई उसमें। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ट्रंप का वहाँ आधारभूत क्षेत्र है, छोटे और मझोले इलाके जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 के प्रदर्शन बहुत मैटर करते हैं, बड़े शहर नहीं न्यूयॉर्क जैसे, उनमें भी इस बार भारी मात्रा में प्रदर्शन हुए। वो ट्रंप के जन समर्थन का आधार है। और इस दौरान जहाँ जहाँ इस मामले में मीडिया में या दूसरी जगह इस सिलसिले में जो कवरेज आई और जो सर्वेक्षण हुए, वो सब ट्रंप के खिलाफ गए। सब में ये पाया जा रहा है कि ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है। नवंबर में वहाँ मिड टर्म जैसे इलेक्शंस हैं, वहाँ की संसद के जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है वैसे वहाँ होते हैं। और अगर उसमें वो संख्या हार जाते हैं ट्रंप, तो उनके लिए एक नया खतरा आ रहा है जिसे मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊं कि ईरान इस सब का कैसे जवाब दे रहा है। ईरान जिसके बारे में वो ये सोच के आए थे युद्ध शुरू करने कि उसकी लीडरशिप की वो हत्या कर देंगे, तो उसके बाद वहाँ विद्रोह हो जाएगा और उनके यहाँ लोग सरकार और सेना वगैरह में भगदड़ मच जाएगी और वो रिजीम चेंज करके, शुरुआत तो रिजीम चेंज के नारे पे आए थे, और वहाँ अपने मनपसंद किसी को बैठा देंगे। लेकिन वहाँ तो कुछ दूसरा ही हो रहा है। वहाँ जो है, वहाँ संसद के लोग क्या बता रहे हैं। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों को आग लगा दी जाएगी, और वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि दुश्मन बातचीत करते हुए ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, हमको ये पता है। यानी ईरान का जो वर्तमान नेतृत्व है, सरकार, उनकी सेना और उनका एक मॉरल जिसे कहिए, वो चीज़ों को सीधे सीधे समझ रहा है, और इसलिए उनकी बात जो है पूरी सामने आमने है। दूसरी ओर अमेरिका में जो आलोचक हैं वो तो है ही हैं, बर्नी सैंडर्स जैसे रेगुलर जो इस तरह की रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के आलोचक हैं, उनके स्वर को अब ज़्यादा तरजीह वहाँ के समाज में मिल रही है और जो उसका ज़्यादा सुना जा रहा है।